नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बेसिकली जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो हिस्ट्री पे चल रहा था। हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशियंट एंड मिडवल हिस्ट्री को कवर कर लिया था। हम लोग जो डिस्कस करते हैं इस समय वो करेंगे, आज मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। और जो इतिहास की ये श्रृंखला चल रही थी वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फास्ट ट्रैक सीरीज़। तो फास्ट ट्रैक सीरीज़ में बेसिकली होता क्या है कि उसमें हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा कहानियों के पीछे नहीं जाते, ठीक है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जाते, ओनली एंड ओनली फैक्ट पर आधारित ये सीरीज़ है, ठीक है। और बाकी किन किन एग्ज़ामों के लिए बेनिफिशियल है तो आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक इसको। और ये क्या है कि इतिहास से एग्ज़ाम में टपकने वाले क्वेश्चनों की ये सीरीज़ है, तो फिर आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक। आइए हम लोग अपने फर्दर डिस्कशन के बारे में देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आधुनिक भारत में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोपियों का जो आगमन हुआ था, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो भारत में आई और किसने कब वर्चस्व स्थापित किया अपना, इसके बारे में हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपियों में कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, कि सबसे लास्ट में कौन आया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे लास्ट में आया फ्रांसीसी, इस फैक्ट को याद कर रखिएगा, सबसे आखिरी में फ्रांसीसी आए। भारत का जो बादशाह है उस समय कौन था, जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय शासन किसका था, उस समय शासन अकबर का था, क्योंकि 1600 में स्थापित हुई थी। तो 1600 में जो शासनकाल रहता है वो किसका रहता है, अकबर का। और 1607 से शुरू हो जाता है किसका शासनकाल, वो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये सब पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो उस समय जो बादशाह हुआ करते थे वो थे हमारे अकबर, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो वो राज्य था गोवा। तो गोवा को हम लोगों ने कब स्वतंत्र कराया, गोवा को हम लोगों ने 1961 में स्वतंत्र कराया था, ठीक है। तो सबसे आखिरी तक क्या था कि विदेशियों के आधिपत्य में रहा वो स्टेट, वो है गोवा, ठीक है। कौन सा युद्ध जो निर्णायक रहा कि किनके बीच, फ्रांसीसी जिस उस युद्ध में हार गए थे और अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता है वो स्थापित हो गई थी। यही वो युद्ध था जो क्या है कि जो फ्रांसीसी कंपनी है वो भारत में रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका जो निर्णायक युद्ध था वो था वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसी वांडीवास के युद्ध में ये निश्चित हो जाता है कि जो भारत में सबसे सर्वोच्च शक्ति जो विदेशी रहेगी वो रहेगी अंग्रेजों की, ठीक है। 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया। तो प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय है फ्रांसीसी द अल्मेडा आया है। ये फैक्ट आप लोग याद करके जरूर से जरूर रखिएगा, प्रथम पुर्तगाली वायसराय है, इसके बारे में अभी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा देखने को। और कब आया है, 1505 ईस्वी में आया है फ्रांसीसी द अल्मेडा, ये उसकी फोटो है, देख सकते हैं। फिर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की। तो वो थी मसूलीपट्टनम में उन्होंने स्थापित करी थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका प्रथम गवर्नर कौन था, तो उसका प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ हुआ करता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्रथम गवर्नर थॉमस हुआ करता था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो थे हॉकिंस। प्रथम कर्नाटिक जो युद्ध था उसका तात्कालिकरण क्या था, तो उसका तात्कालिकरण ये था कि अंग्रेजों द्वारा जो फ्रांसीसी जहाज है उसका अधिग्रहण कर लिया गया था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी है और इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिश जो है उनके बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजित कौन होता है, तो इसमें जो विजित होते हैं वो अंग्रेज हो जाते हैं, ठीक है। यूरोपीय वासियों का सर्वोत्तम जो था वो सोरा और अफीम कहाँ से आया था, तो वो सोरा और अफीम मेनली बिहार से आता था। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था,
तो वो शासक थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ही वह पहला शासक था जिन्होंने क्या किया कि बंगाल में जो अंग्रेज़ हैं उनको क्या किया कि दीवानी के जो अधिकार हैं उनको दे दिए, कि आप दीवानी के जो समस्त अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और धीरे धीरे वो क्या किए कि दीवानी तो उन्होंने ले ही लिया, उसके बाद ये राजस्व से बढ़ करके फौजदारी मामलों तक भी ये आ गए। और फिर दिन क्या होता है कि आपको देखते ही प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। और उसके बाद ही क्या होता है कि जो दिल्ली की जो सरकार है वो गिर जाती है। वो क्या जाते हैं कि एक तरीके से नॉमिनेटेड सरकार रह जाती है और जो मेन शक्ति हो जाती है वो अंग्रेज़ों के पास चली जाती है बक्सर के युद्ध के बाद से। तो ये कहानी आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है मुंबई। 18वीं सदी की जब अगर बात की जाए तो उसमें लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है, जो महत्वपूर्ण युद्ध है उनकी बात हो रही है। तो पहला था कि अंबर युद्ध, फिर देन प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का 1757, वांडीवास 1760, बक्सर 1764। ठीक है, अब बचा अंबर के युद्ध और इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं। तो पुर्तगाली 1499 में आए थे, गोवा पर कब्जा कर लिया था, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1498 में चला ही था कौन, वास्को डी गामा। तो वो सर्वप्रथम आया था व्यापारी बनकर और फिर आया और फिर वो चला गया और फिर दोबारा वो कब आया, 1500 में फिर आया। ठीक है, और फिर वो व्यापार करके चला गया। देन उसके बाद 1505 के ईस्वी के आसपास उन्होंने क्या हुआ कि गोवा पर आक्रमण किया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई, किसने की, पुर्तगालियों द्वारा की। और पुर्तगालियों में कौन थे उसके नेता, तो उसके जो नेता थे वो थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किसकी खोज करने निकले थे, तो वो इंडिया की ही खोज करने निकले थे, ये क्वेश्चन सही। और क्या कहते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ब्रिटिशों ने भारत में एक सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी, तो वो शासक थे जहांगीर। जहांगीर से ब्रिटिशों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति जो है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया था। और वो क्या है कि फिर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली और उन्होंने दे भी दिया था। वास्को डी गामा कालीकट के जो बंदरगाह है उसमें किस वर्ष पहुंचा, तो 1498 ईस्वी में पहली बार पहुंचा। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है एमपीपीसीएस में भी और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। वास्को डी गामा कब भारत आया था, 1496, 1497, 1498, 1600। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उसी 1498। और क्या हो जाए कि उस समय क्या था कि जो कालीकट का जो क्षेत्र था वो किस राजा के अंतर्गत आता था, तो वो थे जमोरिन। जमोरिन एक शासक हुआ करते थे, उनके अंतर्गत जो कालीकट बंदरगाह था वो उनके राज्य में आता था। और किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक जो व्यापारिक केंद्र है उन्होंने स्थापित किया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया, तो वो पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली क्या करते थे कि बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ इनका ही मतलब क्षेत्र हुआ करता था, तो ये अपनी पायरेसी के लिए अपनी वहाँ नौसेना का बेड़ा उन्होंने रखते थे। और फिर अगर कोई व्यापारिक अगर वहाँ पे जहाज आता था तो फिर वो उसको उस पर अटैक करके और फिर लूटपाट करके अपना निकल जाते थे। तो ये क्या हुआ था कि बंगाल की खाड़ी बहुत सेंसिटिव रीजन उस समय हो गया था। और ये करने वाले सर्वप्रथम कौन थे, पुर्तगाली हुआ करते थे। तो पुर्तगाली वहाँ पर बहुत आतंक मचाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क था। होता है कि पहला जो गवर्नर कौन था, फ्रांसीसी द अल्मेडा था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्फांसो डी अबुकर्क था। ठीक है, तो ये उसकी फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये दो फैक्टों में आप लोग अपना वो मत फैलाइएगा कचरा, याद करके अलग अलग रखिएगा।
और जो अबुकर्क है, इन्होंने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की इन्होंने स्थापना की, और फरवरी 1510 ईस्वी में क्या हुआ कि ये बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अबुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इन्होंने गोवा का जो क्षेत्र था, वो आदिल शाही जो सुल्तान थे, उनसे इन्होंने जीत लिया गोवा को, और फिर उन्होंने गोवा में अपना राज्य स्थापित करके इन्होंने अपना शासन स्टार्ट कर दिया। तो पुर्तगालियों ने भारत के किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो वो थे कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो उस समय थे पुर्तगाली। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी एंड पुर्तगाली। तो वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, पुर्तगाली। अगला है कि कलकत्ता, जो कोलकाता है, उनके संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता जो शहर है उसका संस्थापक था जॉब चार्नक। तो जॉब जो चार्नक है, उन्होंने कोलकाता शहर की इन्होंने स्थापना की थी। और ये स्थापना क्यों किया था? क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में एक ऐसा स्थान खोजना चाहते थे जहाँ से समुद्री मार्ग सुगम हो, ठीक, और आसपास का क्षेत्र जो हो वो अधिक उपजाऊ हो, और वहाँ पे जो मनचाही चीज़ें हैं, जो भी व्यापारिक फसलें हैं, उनको वो उगा सके और ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सके। इसलिए वो क्या हुआ कि कोलकाता नगर की उन्होंने हुगली नदी के जो तट पर है उन्होंने इसकी स्थापना की, और इसको ये व्यापार केंद्र के लिए इन्होंने स्थापित किया और उसको विकसित भी किया। तो हुगली के स्थान पर सूतनुबी जो कलकत्ता का स्थल है उसको चुना, और इस तरह 1690 में उन्होंने अंग्रेजी बस्ती बसाई और इसे कलकत्ता शहर का नाम दिया गया। ठीक है। तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो वो था जहांगीर के समय में था, क्योंकि इन्होंने जहांगीर से अनुमति मांगा था कि हमें एक फैक्ट्री स्थापित करनी है, उन्होंने दे भी दिया था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो वो हमारा हो जाता है कि जहांगीर का शासनकाल था, तो उस समय वो स्थापित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो फिर वो उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, क्योंकि सूरत में ही वो जगह चाहते थे, क्योंकि सूरत क्या था कि ईजिली नदी के किनारे पड़ता था और फिर ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सकता था। इसलिए भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त जो पूंजी कंपनी किन लोगों ने स्थापित की? संयुक्त पूंजी कंपनी। हाँ, इसमें केवल एक लोग नहीं थे, कई लोग मिल करके एक संयुक्त पूंजी से एक फैक्ट्री स्थापित की, तो वो थे डच। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई पुर्तगालियों से उन्होंने दहेज में ले लिया था। यह है कि 1611 में जब इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की जो राजकुमारी कैथरीन से हुआ, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने चार्ल्स को बम्बई जो शहर है उसको उपहार में इन्होंने दे दिया, और उसकी जो दीवानी और फौजदारी अधिकार थे उनको भी उन्होंने ब्रिटिश को इन्होंने सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो वो थे सर जॉन चाइल्ड थे, उनको उन्होंने दे दिया, निष्कासित कर दिया। तो ये एक फैक्ट होगा। तो बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के जो मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का उन्होंने प्रयास किया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उन्हें भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो वो थे कर्नाटक का युद्ध, अभी हम डिस्कस हुआ कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच ये युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटिक वार। नेक्स्ट कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो चूंकि सूरत डेवलप हो चुका था, सूरत में फैक्ट्री लग चुकी थी, किनकी लग चुकी थी? अंग्रेजों की लग चुकी थी। तो आप लोग व्यापार में एक चीज़ जानते होंगे कि भाई जहाँ पर व्यापार फलता फूलता है वहीं पर व्यापार फलता है। जैसे मान लिया जाए कि एक शहर ए है, एक शहर बी है। ए शहर में कुछ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और ये डेवलप है व्यापार के लिए, और बी खाली स्थान पड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पे संभावना जरूर है कि यहाँ पे फैक्ट्री लग सकती है, यहाँ पे चलेगी भी, लेकिन जो व्यापार होता है संभावनाओं पे नहीं चलता है, ठीक, वो व्यापार पे चलता है। तो इसलिए चूंकि अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर दिया था, तो क्या हुआ था, ये एक व्यापार का केंद्र बन चुका था, ठीक, कि अगर व्यापारी आएंगे तो यहाँ पे जो गुड्स होंगे उनको ईजिली उनको मिल जाएगा। तो फिर जब फ्रांसीसी
यो ने भी अपनी कंपनी स्थापित की, तो उन्होंने भी अंग्रेजों से कंपटीशन के तौर पे वहाँ पे स्थापित की। अब क्या हुआ कि व्यापारियों को वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता था कि अगर आप अच्छे से सामान नहीं देंगे, गुड्स हमको प्रॉफिट के तौर पे हमको नहीं मिलेगा, तो हमारे पास ऑप्शन है दूसरी फैक्ट्री। तो इसलिए व्यापार जहाँ फलता फूलता है वहीं पे फैक्ट्री लगती है। तो इसीलिए इतिहास में भी ये देखा गया कि सूरत में अगर पहली फैक्ट्री लगी है तो फिर जितनी भी व्यापारिक कंपनियाँ थी उस समय यूरोप की, सभी ने सूरत में ही पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की, क्योंकि वो नगर व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। तो ये आप लोग जान के, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें, लुई 15वें या फिर लुई 16वें। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो वो थे फ्रांसीसी कंपनी के जो संस्थापक थे वो माने जाते हैं कालबार्ट को। और फ्रांसीसी दक्कन में जो शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी उस समय शक्तिशाली थी, इसलिए क्या हुआ कि फ्रांसीसी दक्कन में अपने शक्ति को स्थापित नहीं कर पाए। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां के बाद जो भी दीवानी और फौजदारी जो मामले थे वो डायरेक्टली अंग्रेजों के हाथ में चले गए थे। वह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वो थे डुप्ले। प्लासी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? तो वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब लड़ा गया था? 1761, 1757, 1760, 1767। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। देन उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ हम लोग देख लेते हैं संकेतक। संकेतक में ये है कि अंग्रेज की जो फैक्ट्री होंगी वो स्टार से संबोधित की जाएंगी, फ्रांसीसी को स्क्वायर से, और पुर्तगाली को सर्किल से, और डच को ट्रायंगल से, और डेनमार्क को एक सर्किल होगा, सर्किल के अंदर स्टार होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हम लोग देख लेते हैं मैप, उसके बाद हम लोग जैसे दिल्ली में किन की फैक्ट्री लगी? फ्रांसीसियों की लगी। अजमेर में किन की लगी? अजमेर में अंग्रेजों की लगी। खंभात में अंग्रेज, बड़ोदरा में पुर्तगाली, दीव, दमन, सूरत, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे पटना में अंग्रेज, हुगली में अंग्रेज, चिंसुरा में क्या हो जाता है कि इनका डच का लगता है, चंद्रनगर फ्रांसीसियों का है, फोर्ट विलियम अंग्रेजों का है। तो फिर ये ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, ये पूरा मैप है कि कहाँ की इनकी फैक्ट्री लगी थी। तो आप लोग फुर्सत में इसको देख लीजिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, लेक्चर को पॉज करके आप लोग अच्छे से इसको माइंड में उतार लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। और रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनको पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश जो प्रभुसत्ता है उसकी उन्होंने नींव डाली थी। और देन बक्सर में क्या हो जाता है कि बक्सर के युद्ध में तीनों जो बंगाल की सेना थी और अंग्रेजों की जो सेना थी और बिहार की जो संयुक्त शक्ति थी, उनको एक साथ अंग्रेजों ने हराया। और फिर यहीं से पूरा जो शासन सत्ता है मुगलों का वो ख़त्म हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं कि बंगाल को तो जीत ही लिया, उसके साथ साथ ही अब भारत में कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं बचती है जो अंग्रेजों से युद्ध कर सके। तो इसलिए क्या हो जाता है कि सीधा सीधा अंग्रेजों के हाथ में पूरी सत्ता चली आती है। जो प्लासी का युद्ध है उसका मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का जो मैदान है वो पश्चिम बंगाल में है, और वहीं पे ये युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? ये नबिया जिला है, भागीरथी नदी के किनारे, तो वहीं पे प्लासी पड़ता है। भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज किसने की थी? तो वो थे वास्को डी गामा, उन्होंने उसकी खोज की थी। और देन है वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वो थे पुर्तगाल के। और जब 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो कालीकट में जो कोझिकोड के जो राजा थे वो जमोरिन ने उनका स्वागत किया था।
कि आइए आइए, आप हमारे यहाँ से व्यापार करिए, आपको बहुत लाभ होगा, हमारा भी सामान क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाएगा। और ये नहीं जानते थे एक दिन हमारा राज्य भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो फिर हो जाता है। दूरदर्शिता की कमी थी उस समय। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो वो थे कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है कि भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया, तो वो थे फारुखसियर। ठीक है। किस अंग्रेजों ने पुर्तगाली को सौली या फिर स्वाली के स्थान पर हराया था, तो वो थे थॉमस बेस्ट ने क्या हुआ कि पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, तो वो थे अल्फांसो डी अबुकर्क। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे वारेन हेस्टिंग, बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, तो वो थे पुर्तगालों ने। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, सर टॉमस रो थे। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अबू कर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था, तो वो बीजापुर के सुल्तान थे, वहां से उन्होंने छीना था। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी, तो पुर्तगाली की स्थापना हुई थी 1498 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। तो अभी आपसे एक क्वेश्चन अगर बना दिया जाए कि जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उनके आगमन का कालानुक्रम बनाइए, तो फिर आप क्या बताएंगे। तो सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली आए। सबसे बाद में कौन आए, फ्रांसीसी आए। और बीच में कौन आए, ब्रिटिश और डच आए। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर फ्रेंच। ये आप लोग कालानुक्रम याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई पुणे में, गोवा में, पौंडीचेरी में या फिर सूरत में, तो हमारा करेक्ट आंसर डी, सूरत में हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो वो थे अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर मीर कासिम। तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीर कासिम, जिन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। कहाँ से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और मुंगेर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ये आप लोग जानते होंगे। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, वो कौन सा था। बक्सर का, प्लासी का, वांडीवास या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध। तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निर्णायक कौन सा था, बक्सर था, वांडीवास का भी था, प्लासी का भी कह सकते हैं निर्णायक ही था। पानीपत का तीसरा युद्ध तो बहुत पहले हुआ था, इसको काट ही दीजिए। तो सबसे अंत में जो लड़ा जाएगा वो सबसे अधिक निर्णायक होगा। तो वांडीवास 1760 में हुआ था, आप लोग जानते हैं। प्लासी 1757, ये हुआ था बक्सर का 1764। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1764। ठीक है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। फारुखसियर थे, शाह आलम प्रथम थे, शाह आलम द्वितीय थे, शुजाउद्दौला थे। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय थे, जिन्होंने क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ठीक। तो इस प्रकार जो यूरोपीय आगमन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन था उसको उस समय किस पड़ाव पर था, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये था कि आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था वो कौन सा था, तो वो था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना, और जो है मूर्ति पूजा है, और फिर जो बहु ईश्वरवाद है उसको कम करना, अंधविश्वास और कुरीतियों को कम करना, इसी के उद्देश्य के साथ ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और अलीगढ़ में स्थित जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध था,
तो आर्य समाज क्या था कि धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा जो है उसके विरोध में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो वो थे दयानंद सरस्वती। और इन्हीं का एक वाक्य जो है बहुत फेमस है कि वेदों की ओर लौटो। युवा बंगाल जो आंदोलन है के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो हेनरी जो विवियन डेरेजियो थे वो थे। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वो 1882 ईस्वी में भारत आती है और वे अडयार में अपनी कार्यालय को स्थापित करते हैं। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्हीं के प्रयासों के बदौलत क्या हुआ कि सती प्रथा का उन्मूलन होता है। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो वो थे ईबी रामास्वामी नायकर। ठीक है, पहले गांधी जी के साथ मूवमेंट में भाग लेते थे। बाद में हुआ ये कि बाद में इन्होंने क्या हुआ कि आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने अपने से अलग चलाया और फिर उसी की वजह से ये रामास्वामी नायकर जो थे वो फेमस हुए। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उनके द्वारा ही सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वार्निंग हेस्टिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, विलियम बेंटिक ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग लर्न करके रखिएगा। और जो स्वामी विवेकानंद थे उनका पूरा नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था उनका पूरा नाम। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले जो थे उनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। उनका और इस जो समाज है सत्यशोधक समाज उसके द्वारा इनका प्रयास क्या था? तो इनका प्रयास ये था कि जो दंभी ब्राह्मण है तथा उनके जो अवसरवादी जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे जो नीची जातियां हैं उनकी रक्षा करना, ये मेनली उद्देश्य था सत्यशोधक समाज का। कि जो ब्राह्मण है उस समय डोमिनेंट क्लास था, तो क्या होता था कि जो निचली जातियां थी, जैसे जो शेड्यूल ट्राइब था और जो शेड्यूल कास्ट की जो मेन जाति थे ओबीसी कुछ जो जातियां थी, उनका क्या था कि उनको बहुत नीची नज़र से देखा जाता था और उनको क्या हो जाता था कि उनको उचित सम्मान नहीं दिया जाता था उस सोसाइटी में। ठीक, तो उसी सम्मान की रक्षा के लिए क्या हुआ? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फूले द्वारा किया गया। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। किस समाज सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई है? तो वो राजा राम मोहन राय की हुई है। तो वो कहाँ हुई है ये आप लोग बताएंगे। जो सत्यार्थ प्रकाश है उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना विवेकानंद ने किया था, जिन्होंने 1893 ईस्वी में जो शिकागो सम्मेलन में भाग लिया, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण परमहंस द्वारा, एम.एन. दास गुप्ता द्वारा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रंगनाथ नंद द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो वहाबियों का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा को बैन किया गया। और भारत में अंग्रेजी जो शिक्षा है वो किसके द्वारा लागू की गई? तो विलियम बेंटिक द्वारा जो है वो अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति है उसको लागू की गई, क्योंकि विलियम बेंटिक के समय में ही जो लॉर्ड मैकाले थे 1835 ईस्वी में क्या हुआ कि जो भारतीय जो शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में एक कमीशन गठित किया गया, जो लॉर्ड मैकाले कमीशन के नाम से जाना जाता है। उनकी अध्यक्षता में किया गया कि आप यहाँ पे क्या है कि रिसर्च करिए और फिर देखिए कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक, तो फिर इन्हीं मैकाले के द्वारा सजेस्ट किया गया कि अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति है उसको भारत में लागू की जानी चाहिए, जिससे क्या है कि जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंटिफिक एजुकेशन उनको दिया जा सके और जो हमारे हित में भी होगा। अब ये कहाँ तक उचित था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस पर चर्चा फिर कभी की जाएगी, क्योंकि आज बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी रह गया है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो ये
इसको कहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और इसी पर आधारित होकर इन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया कि वेदों की ओर लौटो। और वो वेदों की सच्चाई के बारे में जानने के लिए ही था कि आप लोग जब तक वेद पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे कि उसमें क्या सच्चाई नहीं थे। और महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो वो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए, तो वो थे शिकागो का भाषण 1893 ईस्वी में हुआ था। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 1893 ईस्वी में है, थोड़ा अक्षर इधर से उधर हो गए हैं। में शिकागो में आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है, दयानंद सरस्वती का, रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी विवेकानंद का, राजा राम मोहन राय का। तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला है कि एक टेबल हम लोग को देखने को मिलती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ था उस समय, ठीक, तो उस आंदोलन के संस्थापक कौन थे, उनका मुख्यालय कहाँ था, और उनका जो स्थापना वर्ष था उसको हम लोगों ने एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। पहला था कि स्वामी नारायण संप्रदाय, इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था, जिनका मूल नाम ज्ञान श्याम था। और इनका जो मुख्यालय था वो गुजरात में हुआ करता था। स्थापना वर्ष इनके बारे में कोई विशेष जानकारी हम नहीं मिली है, तो इसलिए उसको ब्लैंक कर दिया गया। धर्म सभा जो थी, धर्म सभा राधाकांत देव द्वारा स्थापित किया गया था, और ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी। और इसका जो स्थापना वर्ष 1829 ईस्वी में हुई थी। दक्कन एजुकेशन जो सोसाइटी है वो एमजे रानाडे, बीजी छिबदोनकर और जीजी अगरकर द्वारा पूना में स्थापित किया गया था, और जो था 1884 ईस्वी में। देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया है, जो कि लाहौर में हुआ था, और 1887 में इसको स्थापित किया गया था। वहाबी जो आंदोलन है वो सैयद अहमद बरेलवी एवं इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद द्वारा पटना में स्थापित किया गया था। और जो तयूनी आंदोलन है वो करामात अली जौनपुरी द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि ढाका में था। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी द्वारा किया गया था, जो कि बम्बई में था, और ये इसकी स्थापना 1914 ईस्वी में किया गया था। नामधारी या फिर कूका आंदोलन जो था वो बालक सिंह व राम सिंह द्वारा लुधियाना में स्थापित किया गया था, और ये 1857 ईस्वी में स्थापित किया गया था। द इंडियन वीमेंस एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, तो उसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गया है, और ये मद्रास में 1923 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सोशल सर्विस जो लीग है उसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी द्वारा बम्बई में किया गया, और ये इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था। और देन हो जाता है कि सेवा समिति जो है, सेवा समिति की स्थापना हृदय नाथ कंजरू द्वारा इलाहाबाद में 1914 ईस्वी में किया जाता है। परमहंस मंडली जो है वो दादोबा पांडुरंग द्वारा बम्बई में किया गया था। रहनुमाई जो मायदाय सभा जो है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा एसएस बंगाली और फरदोंजी नौरोजी द्वारा बम्बई में स्थापित किया गया था, जो 1851 ईस्वी में हुआ था। राधा स्वामी जो आंदोलन है वो स्वामी शिवदयाल साहिब द्वारा आगरा में 1861 ईस्वी में किया गया था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद सहारनपुर में किया गया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। भारत स्त्री जो मंडल है वो सरलाबाई देवी चौधरानी द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। हाँ, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, भारत स्त्री मंडल, इसको ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा बार बार, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज इसी का पार्ट था, ब्रह्म समाज बाद में टूटा तो भारतीय ब्रह्म समाज बना, तो उसकी स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। और दक्षिण भारत का जो ब्रह्म समाज है ये श्री धरालू नायडू द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वो मादमा HP ब्लावास्की और कर्नल HS अलकाट द्वारा अडयार मद्रास में किया गया था। सेवा सदन जो है बहराम जी मालाबरी बम्बई में 1885 ईस्वी में किया गया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस रघुनाथ राव महादेव गोविंद रानाडे द्वारा बम्बई में 1887 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अहमदिया जो आंदोलन है वो मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा कादिया गुरदासपुर जिला पंजाब में
हुआ था पूना सेवा सदन द्वारा, जो है वो जीके देवधर रमाबाई रानडे द्वारा पूना 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी द्वारा किसके स्थापित हुई थी? तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, जो कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, उन्होंने स्थापित किया है। और ये बम्बई 1925 ईस्वी में स्थापित की थी। शांति निकेतन एवं विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ये कलकत्ता में किया था। और इन्हीं की पुस्तक थी गीतांजलि, और उसी गीतांजलि पुस्तक पर इन्हें एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो कब दिया गया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देवबंद स्कूल आंदोलन जो है वो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा देवबंद में किया गया था। मद्रास जो है हिंदू एसोसिएशन जो था वो वीरेश लिंगम पनतलू द्वारा स्थापित किया गया है, वो भी मद्रास में। भारत धर्म महामंडल जो है वो एम मालवीय, मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, जी के गोखले द्वारा वाराणसी में किया गया था। मानव धर्म सभा जो है वो मेहताजी दुर्गाराम मनसाराम द्वारा स्थापित किया गया था सूरत में। राजमुंदारी रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो वीरेश लिंगम पनतलू द्वारा ही स्थापित किया गया हैदराबाद में। भारतीय सेवा मंडल अमृतलाल विठलदास ठक्कर बापा द्वारा स्थापित किया गया है। और गौरक्षणी जो सभा है वो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई थी। और राष्ट्रीय समाज सुधार समिति महादेव गोविंद रानाडे द्वारा बम्बई में स्थापित की गई थी। और लास्ट में हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जो आंदोलन थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और किन्होंने कब किया ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उसका मुख्य काम इस दिशा में था। किस दिशा में था? समाज सुधार में था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो उसको किया था सर सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो किसके लिए समर्पित है? तो वो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है कि भारत में 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण किस वर्ष तक सीमित था? तो वो था उच्च मध्यम वर्ग तक इनका सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ है? तो केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम उनका मूल शंकर हुआ करता था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विद्यावगीस ने इसको किया हुआ था, आप लोग जानते हैं। उसके बाद है राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे ये दोनों लोग? तो हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता से जुड़े हुए थे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। ठीक है। देवबंद जो आंदोलन है से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। इनके द्वारा देवबंद आंदोलन चलाया गया था। ये उस टेबल में छूट गया था तो आप लोग इसको उसी में ऐड कर लेना। जो शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी उनका नाम शारदा मणि था। और जो रामकृष्ण परमहंस है वो शारदा को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ के रूप में संबोधित करते थे। और वो क्या हुआ, जब नवरात्र होती थी तो नवरात्र में रामकृष्ण परमहंस द्वारा शारदा मणि की पूजा भी की जाती थी आदिशक्ति के रूप में। तो ये आप लोग जान सकते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की गई थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या है? आर्य समाज स्थापित है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, नियो हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद। ये उनकी फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब की? तो उन्होंने 1896 ईस्वी में की। महाराष्ट्र की किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो वो थे गोपाल हरदेशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। फारसी जो साप्ताहिक पत्रिका थी मिरात उल अखबार के प्रकाशक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी किसने लिखा है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है कि जो बाल विवाह जो है की प्रथा को नियंत्रित करने हेतु जो 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट जब पारित किया गया लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने के लिए, तो वो एज क्या थी? तो वो थी 14 वर्ष। शिकागो में जो विश्व धर्म पार्लियामेंट हुई थी जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, का आयोजन कहाँ हुआ था?
और कब हुआ था? तो उसका आयोजन शिकागो में हुआ था, सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो भारत के मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने धर्म में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किया था। भारत में दयानंद सरस्वती ने, और यूरोप में अगर माना जाएगा तो मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने जो चर्च की जो सत्ता है उसका इन्होंने पूर्ण विरोध किया था, जिसके कारण वो कई बार जेल भी गए और ऐसे निकाले भी गए। निम्नलिखित में से भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तहजीबुल अखलाक जो की रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खां है, सर सैयद अहमद खां। उनके द्वारा तहजीबुल अखलाक जो पुस्तक है उसको लिखा गया है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ है? तो कमारपुकुर गांव जो है हुगली जिला में, वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म स्थान है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो वेल्लोर में स्थापित है। ठीक है। अब ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, बहुदेववाद पर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, एक देववाद पर। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो वो दयानंद सरस्वती थे। इस लाइन का मतलब ये है कि किसी देश में कोई भी शासन कैसा भी हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो क्या है कि खुद के शासन से अच्छा नहीं हो सकता, उसका स्थान नहीं ले पाएगा। जैसे आप मान लेते हैं कि जैसे ए राज्य है और बी राज्य है। ए राज्य में मान लेते हैं कि जो राजा है वो जतिन है, ठीक, और जो बी का राजा है वो आप स्वयं है। आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बी मान के चलिए। तो कहने का मतलब कि अच्छा शासन, जतिन मान लीजिए कि ए में बहुत अच्छा शासन करता है, वहाँ की प्रजा को कोई दुख नहीं है, सब कुछ बहुत बेटर है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन क्या है कि जब बी से उसकी तुलना की जाएगी तो बी में शासन बी का है, तो फिर क्या वो बी के शासन का स्थान ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि बी का स्वयं का शासन है। स्वयं का शासन आप जान ही सकते हैं कैसा होता है, और जतिन क्या है कि दूसरे का शासन हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि अच्छा सुशासन, उस समय जो चूंकि रिफॉर्म का दौर चल रहा था सोशियो इकोनॉमिक का, तो उन्होंने सती प्रथा को, बाल विवाह को, दास प्रथा को, जो अन्य सामाजिक कुरीतियां थी उनको दूर किया था, ठीक। और टेक्नोलॉजी और साइंस को, रेल को, इन सब सारी चीज़ों को जो अंग्रेज थे वो इंडिया में लेके आए थे। तो जो एक जो प्रबुद्ध जो लोग थे, कि जो पढ़े लिखे लोग थे, वो क्या है कि अंग्रेजों के शासन को अच्छा शासन मानते थे। तो उसी के संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं होता है। तो ये था। अगला है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि किस व्यक्तित्व ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? दयानंद सरस्वती ने थे। तो ये उनकी फोटो है। नेक्स्ट है कि किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो वो थे शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम क्या है पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। और एस.सी. सीतलवाड़, वी.एन. राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा प्रख्यात सदस्य थे किसके? तो मद्रास जो लेबर यूनियन था उसके ये लोग सदस्य थे। अहमदिया या फिर कदाइनी आंदोलन 1889 या फिर 90 में आरंभ हुआ। किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, उस समय इसको स्थापित किया गया था। और किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? तो उसको देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस थे, ये उनकी फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि जो महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, किसने किया था? तो 1858 ईस्वी में किया था।
किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन बैरो थे, और दास प्रथा को 1843 ईस्वी में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय सुशासन, जो स्वायत्त सुशासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो लॉर्ड रिपन द्वारा इसको प्रोत्साहित किया गया था। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने किया। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज के सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी जो थे, वो उस समय जो पारसी थे उनमें जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए ये समाज सुधारक हुआ करते थे। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो वो थे राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सी आर दास, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो राजा राम मोहन राय है। ये देख लीजिए कितने एग्जामों में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इसको जान सकते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज पूछा है, ब्रह्म समाज नहीं पूछा है, तो ये लोग आप थोड़ा सा अंतर करके देखिएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो करेक्ट आंसर हमारा सी, केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। चूंकि हुआ ये था कि पहले ब्रह्म समाज था, वो जब टूटा तो भारतीय ब्रह्म समाज बना, और फिर जब ये टूटा तो फिर दो पार्टों में हुआ था, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसके बारे में पूछा गया था, तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। अगर ये ब्रह्म समाज केवल होता तो राजा राम मोहन राय हो जाता है। ठीक है, तो इतना था हम लोगों ने डिस्कस किया, और फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। और सॉरी, तो फिर आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो स्मार्ट लर्निंग का परिवार है उसको अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वीडियोस को, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ आप लोग के साथ मतलब शेयर की जा रही है, तो आप लोग इसको बढ़ाइए और अच्छे से अच्छे देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम निकट है। आप लोग मेहनत करिए और इसको बार बार देखिए। बार बार देखेंगे तो ये सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। आप 2-3 बार अगर पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, अब क्या है कि ज़्यादा वीडियो देखने से दिक्कत है। एक टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो मत देखिए, एक ही वीडियो को बार बार देखिए, ठीक, आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे स्मार्ट लर्निंग की अगर हिस्ट्री की अगर ये सीरीज़ आप लोग देख रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, फिर आपको समय मिलता है कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद एक बार फिर इसको 2 स्पीड में लगा करके एक बार फिर देख लीजिए। फिर आप क्या होता है कि 1-2 महीने के बाद फिर से एक बार देख लीजिए। ऐसा देखने के साथ आपकी हिस्ट्री पूरी कवर हो जाएगी, पूरी याद हो जाएगी। और एक आप लोग कितना करिए, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि ये ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक, तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।